अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फ़िज़िक्स। हम इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक्स को क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स में मैस स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ा। मैस स्प्रिंग सिस्टम के बाद बॉल बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के ऊपर भी बात की। इनकी मूवमेंट को, इनके मोशन को डिस्कस करने के साथ साथ मैंने आपको इनके टाइम पीरियड के क्वेश्चंस भी करवाए थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें अपने नॉलेज को एक कदम आगे लेके आना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर करना है। तो मैच्योर करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहीं पर या बहुत सारी जगह पे ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड। इन तमाम चीज़ों से क्या मुराद है, इनका क्या मतलब होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर इनका कोई फार्मूला है तो इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ चलिए लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अब बातें करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक चंद टर्मिनोलॉजीज़ की। हमें पता होना चाहिए, हम अगर किसी बात को डिफ़ाइन करना चाहें, किसी बात को पॉइंट आउट करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि उस बात से रिलेटेड कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि बहुत कॉमन सी टर्म यूज़ होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वन वाइब्रेशन, G1 वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? वैसे तो वाइब्रेशन का जिक्र मैं मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ाते हुए भी कर चुका हूँ, इस सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते हुए भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन की डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेंगे और वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट भी रिकॉल कर लेंगे। हमारे पास वाइब्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? यहाँ पर दोबारा से एक पेंडुलम को ड्रॉ करते हैं और इमेजिन करते हैं। स्टूडेंट्स सोचिए, ये पेंडुलम मैंने यहाँ से डिस्प्लेस किया, यहाँ पर लेके आया हूँ, यहाँ पर लाकर मैंने इसे पकड़ा हुआ है, यानी इस वक्त यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन पे है। यूँ समझ लें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने इसे छोड़ा, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लॉन्च होकर मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। क्या मीन पोजीशन पर रुकेगा? नॉट एट ऑल। अब आप जान चुके हैं ये अपने इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन को क्रॉस करके अगली एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाएगा। जब अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो क्या वहां पर रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी रीस्टोरिंग फोर्स इसे बुला रही है वापस, तो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर से ये मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा। मीन पोजीशन पर पहुंचकर अपने इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन को क्रॉस करके ये फिर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा जहां से इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। सो दिस वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। जहाँ से शुरू किया था, चक्कर काट कर वहाँ पे वापस आ गया, ये मुकम्मल सफ़र इसका वाइब्रेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन, या इसे यूँ भी डिफाइन किया जा सकता है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजीशन। तो ये वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं, वन कंप्लीट round trip of a body around its mean position is called as vibration। इसे वाइब्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। लेकिन देखें, मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत मज़ेदार MCQ अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, मैं चाहता हूँ कि आपको पहले से पता हो। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसका एम्पलीट्यूड लेट्स से 4 सेंटीमीटर हो, तो क्या ख्याल है ड्यूरिंग इट्स वन वाइब्रेशन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया?
डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंडुलम इज, इस पेंडुलम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स? सोचिए ज़रा, वीडियो को पॉज करें, जवाब लिखें अपनी कॉपी के ऊपर और फिर वीडियो को यहाँ से रिज्यूम कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स ज़रा फटाफट से देख लें, ये मीन एक्सट्रीम से मीन तक 4, फिर मीन से एक्सट्रीम तक 4, कितना हो गया 4 और ये 4 8, फिर इस एक्सट्रीम से वापस मीन तक एक और 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और फिर वापस इस एक्सट्रीम तक एक और 4 यानी 16 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, जो भी एम्पलीट्यूड हो उसका 4 टाइम्स होता है टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड बार बार क्या है जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ? एम्पलीट्यूड को भी डिस्कस करूंगा, वैसे आइडिया तो हो ही गया होगा एम्पलीट्यूड क्या है। जो भी एम्पलीट्यूड हो उसका 4 टाइम्स होता है टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी मीन से एक्सट्रीम तक के फासले को एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो हमने 4 लिया था, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एक और टर्म भी मिल गई सीखने को। नई टर्म इज एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड? स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड कहते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो मैक्सिमम फासला होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी सबसे दूर दराज पॉइंट मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम ही होता है, और उस एक्सट्रीम तक का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। सो इसको डिफाइन किया जा सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी आपको काफी हद तक उम्मीद करता हूं समझ आ चुका होगा। चलिए अब आप इस चीज को तो समझ गए हैं, वाइब्रेशन क्या है ये भी समझ चुके हैं, एम्पलीट्यूड क्या है। अब एक कदम और आगे आते हैं स्टूडेंट्स। ये अपना सफर जब शुरू करता है एक्सट्रीम से और सफर मुकम्मल करके वापस इसी एक्सट्रीम पोजीशन पर जब आता है तो इसे कुछ ना कुछ वक्त तो लगता होगा, कुछ ना कुछ वक्त तो दरकार होगा। हो सकता है कि ये अपनी एक वाइब्रेशन या एक साइकिल को 1 सेकंड में कंप्लीट कर ले, हो सकता है ये अपनी एक वाइब्रेशन या एक साइकिल को 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर ले। जितना वक्त भी ये अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए लगाएगा वो वक्त इसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। सो आपको एक नई टर्म मिल गई यहां से। सो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड से क्या मुराद है? टाइम पीरियड इज सिंपली डिफाइंड एज, इसको सिंपली डिफाइन किया जा सकता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप या 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सो चलिए मेरे साथ लिखते हैं। सो टाइम required to complete 1 vibration is called time period. Simple सा फिनोमेना, सिंपल सी डेफिनेशन। एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम दरकार हो उसे टाइम पीरियड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इस टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रख लें आज के बाद एक बात, जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे तो क्वांटिटी को पढ़ते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है, और इसके फार्मूले के बाद इसके यूनिट्स क्या होते हैं। सो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सा सवाल है। टाइम है तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड्स। इसको एस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है इसके यूनिट्स को। स्टूडेंट्स अब टाइम पीरियड के फार्मूलाज क्या हैं? इसके फार्मूलाज मुख्तलिफ हैं।
जैसे कि आपने मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी फार्मूला देखा था और आपने सिंपल पेंडुलम के लिए भी फार्मूला देखा था। मुझे वो यहाँ पर रिकॉल कर लेने दें, क्योंकि मैं जो बातें अभी तक कर चुका हूँ उसे यहाँ पर रिवाइज भी करवा लूँगा। सो याद है L/G किसका फार्मूला था? ये था सिंपल पेंडुलम के लिए। इसी तरह से ये फार्मूला किसका था? 2π√m/k। दिस वाज द फार्मूला ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। सो दोनों आपके सामने लिख दिए ताकि आपको यहाँ पर ही साथ ही रिकॉल भी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन भी सीख लिया, एम्पलीट्यूड भी सीख लिया और यहाँ पर टाइम पीरियड भी सीख चुके हो। तो ज़रा सोचो, उल्टा सोचो कि टाइम पीरियड का उल्टा क्या होगा। टाइम पीरियड क्या है? वो वक्त जिसमें बॉडी अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्कर जितनी देर में मुकम्मल होता है वो देर टाइम पीरियड है। उल्टा सोचो ज़रा, इसका इन्वर्स सोचो। हाँ, इसका इन्वर्स कुछ ऐसा बन सकता है कि 1 सेकंड में बॉडी जितने चक्कर पूरे करे वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी भी एक टर्मिनोलॉजी है जो हम इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मुकम्मल या तय होने वाली वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर बॉडी एक साइकिल 1 सेकेंड में तय करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर बॉडी 1 2 3 5 6 7 8 9 10 चक्कर 1 सेकेंड में तय कर ले तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कहलाएगी। यस, हर्ट्ज बोल दिया मैंने। हर्ट्ज क्या है? इसके यूनिट्स। तो चलिए डिफाइन भी करते हैं, इसका फॉर्मूला भी देखते हैं और यूनिट्स भी। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई क्वांटिटी पढ़े तो उसका फॉर्मूला, यूनिट्स और उसका सिंबल जरूर रखिएगा जहन में। सो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second is called as frequency, या number of vibrations per second भी कह सकते हैं, या number of vibrations per unit time भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने भी ये टॉपिक या ये डेफिनेशन शुरू करने से पहले कहा था कि टाइम पीरियड का उलट सोचिए, तो वाकईतन ये टाइम पीरियड का उलट ही है। और इसी तरह से इसका फॉर्मूला भी टाइम पीरियड का उलट होगा। F इज इक्वल टू 1/T इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो इसी बिना पर इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखी जाती है। इसे यूं भी कहीं पर कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, या आपके MCQ की स्टेटमेंट यूं बन सकती है। पूछेगा एग्जामिनर, बताओ भाई इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड किसे कहते हैं? तो आप फौरन से जवाब दे देंगे कि सर ने बताया था इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पॉइंट भी मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। अब सवाल पैदा होता है इस फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होंगे। तो चलिए फटाफट से इस फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स को भी मुलाहिजा कर लीजिए। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स क्या होने चाहिए? देखिए लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 1/T। तो आज के बाद याद रख लें, किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स बनाने हो, पहले भी बता चुका हूँ, उस फॉर्मूले में मौजूद चीज़ों के यूनिट्स लिख दें। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स लिखने हैं तो 1 का तो यूनिट नहीं, कांस्टेंट है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या आएंगे? सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स सेकंड इनवर्स भी होते हैं, लेकिन मैंने भी यहाँ पर एक लफ्ज़ बोला था 10 हर्ट्ज। यस, इसका एक और SI यूनिट भी है, HERTZ, हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट के नेम पे इसके यूनिट्स हर्ट्ज भी कहे जाते हैं, उस साइंटिस्ट का जिसने इस फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस भी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद ये तमाम पॉइंट्स, ये तमाम डेफिनेशंस, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है
ताकि जहाँ भी जब भी मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाऊँ और मैं इनमें से किसी भी चीज़ का जिक्र करूँ तो फ़ौरन से आपके जहन में इनका कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाए कि अगर सर वाइब्रेशन का जिक्र कर रहे हैं तो वाइब्रेशन क्या है, कंप्लीट साइकिल, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, टाइम पीरियड क्या है, टोटल टाइम टू कवर वन साइकिल, इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। उम्मीद करता हूँ ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड तक पहुँचे हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।